हेलो, वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो टॉपिक है इकोलॉजी मीन्स इकोसिस्टम। इकोलॉजी जिसको हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी होता क्या है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण, जीवों के जो परस्पर संबंध होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। इसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। इकोलॉजी एक्चुअली दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इको और लॉजी, ठीक है। ये आपका ग्रीक वर्ड होते हैं जिसमें इको का मतलब होता है रहने का स्थान और लॉजी का मतलब होता है विज्ञान। इन दोनों को अगर हम मिला के बात करते हैं तो इकोलॉजी का मतलब हो गया कि वह आवास जहाँ जीव बसता है। मीन्स इकोलॉजी, अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो इकोलॉजी को हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी साइंस की वह एक ब्रांच है जिसमें हम इन्वायरमेंट और उसमें रहने वाले डिफरेंट टाइप के स्पीसीज़ के बीच में जो एक रिलेशन होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। तो इसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी एक्चुअली जो थियोरोक्रेस्ट को, जो एक साइंटिस्ट हैं, इनको हम पारिस्थितिकी विज्ञान का जन्मदाता भी कहते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे विद्वान लोगों ने इकोलॉजी को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। पहले हम बात करते हैं W.G. मूर की। इन्होंने कहा कि W.G. मूर ने जो डेफिनेशन दी, जो परिभाषा दी, उन्होंने बोला कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के पर्यावरण के साथ संबंधों को प्रतिपादित करता है। दूसरे विद्वान जो कि मार्क हाउस और रुमाल, दोनों ने मिलकर जो एक पारिस्थितिकी को परिभाषित किया है वो इस तरह से कि पारिस्थितिकी जीवों और पर्यावरण के आपसी संबंधों का विज्ञान है। और एक और विद्वान जिनका नाम है C.J. कर्ब्स के अनुसार इकोलॉजी प्राणियों एवं प्रकृति के बीच मध्य किया जाता है। यह वह अध्ययन है, किया जाने वाला वह अध्ययन है जो प्राणियों को पर्याप्त तथा वितरण या विस्तार निर्धारित करती है। इसके अलावा मैक्सडियम के अनुसार वो क्या कहता है कि पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जिसका संबंध प्राणियों, पौधों, पशुओं और अनेक पर्यावरण के आंतरिक संबंधों से होता है। तो ये हमारा इकोलॉजी क्या है और इकोलॉजी के बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, ये सब हम इसके बारे में बात की है। अब हम बात करते हैं कि इकोलॉजी की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इकोलॉजी के अंतर्गत विशाल प्रकृति के स्वरूप एवं कार्यों का प्रदान किया जाता है। नंबर 2, इसमें प्राणियों एवं उनके वातावरण में आंतरिक संबंधों और आंतरिक निर्भरता का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, यह एक वैज्ञानिक अध्ययन का आयाम है जिसमें जीव प्राणियों के कल्याण हेतु नियंत्रण तथा संचालन का अध्ययन किया जाता है। इसमें इकोसिस्टम और उसके वातावरण के संबंधों के विश्लेषण का अध्ययन करना संभव होता है। पारिस्थितिकी एक दार्शनिक विचार द्वारा भी है जिसमें विश्व जीवन का दर्शन प्राकृतिक रूप में किया जाता है। तो ये एक है जिसके बारे में मैंने बताया कि इकोलॉजी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आप अभी तक जानिए कि इकोलॉजी क्या होती है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है कि इकोलॉजी के बारे में बताएं और इकोलॉजी क्या होती है, पारिस्थितिकी क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा इसके बारे में डिफ़ाइन करेंगे, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि इसकी क्या परिभाषा है, क्या इसकी डेफिनेशन है, जो थोड़ा सा इसमें आपको नोट्स में दिखाई भी दे रही होगी। और दूसरा, कुछ इसमें कुछ अलग अलग जो विद्वान हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, उनके अनुसार हर 2-4 की डेफिनेशन जो उनकी दी हुई है शब्दावली, प्योर शब्दावली यूज़ करके आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इकोलॉजी की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, तो आप इसको भी देख सकते हैं।
इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि इकोलॉजी का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, मीन पारिस्थितिकी का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें नंबर 1 पर हम बात करते हैं कि ये विशाल प्रकृति के स्वरूप और कार्यों का सही उपयोग करना, ठीक है ना, और मीन्स उसमें जो इसका नेचुरल रूप है इकोलॉजी का, उसका सही से स्टडी करना, ठीक है ना, उसका सही से यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना, एक इसका ये ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो दूसरा है कि जीवधारियों और उनके इन्वायरमेंट से संबंध का अध्ययन करना। जैसे इसकी डेफिनेशन मैंने पढ़ा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग बींग्स जितने भी हैं, और उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उनके आपस में जो रिलेशंस हैं, उनकी इसमें स्टडी की जाती है। थर्ड है सभी प्राणियों और उनके समस्त वातावरणों के संबंधों का विकास करने हेतु प्रक्रिया की खोज करना। फोर्थ है आपका सभी प्राणियों और उनके सभी वातावरणों के संबंधों का व्यापक जानकारी देना। नंबर 5 है आपका प्राकृतिक स्रोतों तथा पर्यावरण प्रदूषण की व्यवस्था का तथा संरक्षण का अध्ययन करना। एंड नेक्स्ट वन है आपका जीवधारियों और उनके वातावरण के घटकों का पारस्परिक निर्भरता का विश्लेषण करना। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं इकोलॉजी के, कि हम इकोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं। तो उसका कुछ ये आपका इसको ऑब्जेक्ट में पढ़ने के बाद क्या इसका मेन इसके पीछे मुद्दा है, क्या इसका मकसद है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप इस तरह से बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पारिस्थितिकी अध्ययन की क्या आवश्यकता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह है कि इकोलॉजी का अध्ययन करके हम प्रकृति में संतुलन बनाया जाता है, जिसके कारण अनेकों प्राकृतिक वंडरों से बचा जा सकता है। इसके अगर हमें प्रकृति के बारे में और उसके आसपास जो लिविंग थिंग्स है, जैसे ह्यूमन्स एक बड़ा जीव है जो अर्थ पर रहता है, जिस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तो अगर हमें इकोलॉजी के बारे में आइडिया होगा, इकोलॉजी के बारे में जानकारी होगी, तो हमें पता होगा कि कैसे हम इन्वायरमेंट पे डिपेंड है और इन्वायरमेंट हमारे ऊपर डिपेंड है। तो हम उसी के अनुसार अपनी जो क्रियाविधि, अपना जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके अनुसार कर सकते हैं। तो अगर हमें इसका अध्ययन करने से क्या होगा कि हमें जानकारी मिलेगी, और जानकारी मिलने से हम बहुत सारे जो प्राकृतिक आपदा हैं उनसे बच सकते हैं। दूसरा रहता है कि पारिस्थितिकी अध्ययन के माध्यम से प्रदूषण की विभिन्न समस्याओं एवं सूखा, मौसम में परिवर्तन, ध्रुवों पर बर्फ़ का पिघलना इत्यादि का समाधान खोजा जा सकता है। अगर हमें पता होगा कि कैसे हम पर इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारी क्रियाविधि से जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, कैसे उससे जो भी हम अपना चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारा डेवलपमेंट के रोड का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, उससे कैसे हमारा इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट हो रहा है, कैसे इन्वायरमेंट इफेक्ट होने से कैसे अन्य जीवों पर इफेक्ट पड़ रहा है या हम पर इफेक्ट कर रहा है, तो उसके बारे में हमें जानकारी होगी। तो हम जो अदर प्रदूषण की जो समस्याएं हैं, और जैसे सूखा पड़ना, मौसम में चेंज होना, या फिर ध्रुवों पे बर्फ़ का पिघलना, ये सब प्रॉब्लम्स जो कि आजकल बढ़ रही हैं, तो इनका समाधान निकाला जा सकता है। इकोलॉजी की अगर जानकारी होगी तो हम इसका जो भी सोल्यूशन होगा उसको हम आसानी से खोज सकते हैं। इसके द्वारा ही जीव जंतुओं और वनस्पतियों की आवश्यकता जानी जाती है। जो भी हमें जीव जंतु की और जो वनस्पति की नीड्स होती है, इसके द्वारा ही हमको उसकी जानकारी मिलती है, उसकी आवश्यकता पता चलता है कि इसकी क्या नीड है। कृषि भूमि संरक्षण एवं जल आपूर्ति, जंगलों के संरक्षण तथा वन जीवन में संरक्षण में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो कृषि भूमि है उसका संरक्षण कैसे करना है, जल की आपूर्ति कैसे करनी है, जंगल का संरक्षण कैसे करना है, और जो वन जीवन है, वाइल्ड लाइफ है, उसका संरक्षण कैसे करना है, तो उसमें भी इकोलॉजी का अध्ययन से हमें पारिस्थितिकी अध्ययन से काफ़ी उसमें मतलब उसका एक इम्पोर्टेंस, एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस इसकी रहती है। पारिस्थितिकी अध्ययन से प्रकृति में विभिन्न चक्र, जैसे कार्बन चक्र एंड आपका नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, इनमें बैलेंस बनाया जाता है। क्योंकि अगर एक भी चक्र आपका डिसबैलेंस होता है तो उससे कहीं ना कहीं नेचर पर, पूरी प्रकृति पर इफेक्ट पड़ता है।
तो पारिस्थितिकी अध्ययन से हमको चलता है पता कि हमारी इन्वायरमेंट पर कैसे कैसे वो जो साइकिल्स, डिफरेंट साइकिल्स हैं, जो भी जैसे कार्बन साइकिल की मैंने बात करी, नाइट्रोजन साइकिल की बात करी, जैसे ऑक्सीजन साइकिल की बात करी, तो इन साइकिल्स में कैसे बदलाव आ सकता है, तो कैसे हम इनको सही से मेंटेन रख सकते हैं। तो इकोलॉजी के अध्ययन से ये भी हमें पता चलता है। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी की क्या विशेषताएं हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है और क्या इसकी आवश्यकता है, इसके अध्ययन की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।